वेल फ्रेंड्स, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सभी को? चलो स्टार्ट करते हैं। कभी सोचा नहीं था वर्चुअल चीज़ें इतनी एडवांस हो जाएगी। 2014 की बात है जब मेरे लाइव पुणे में लाइव क्लासेस होते थे और क्लास में 500-600 स्टूडेंट्स बैठते थे। तब ये सोचता था कि यार कैसे होगा वर्चुअल लाइव स्ट्रीमिंग में, इतना कैसे होगा, लोग कैसे, तब इमेजिन नहीं कर पाते थे। और तब एक बिलीफ था कि नहीं नहीं, स्टूडेंट्स जो है फेस टू फेस में ज़्यादा अच्छे समझते हैं। लेकिन आज हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो यस, आप मेरे साथ कनेक्टेड भी हो लाइव स्ट्रीमिंग में, घर पे आराम से बैठे हो, चाय ले रहे हो, ब्रेकफास्ट ले रहे हो, मजा मस्ती कर रहे हो। यस। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन ऑन ईवेबल। आर यू रेडी? आर यू रेडी? चलिए, ये ईवे बिल का मैंने चार्ट बनाया है बेटा। पहले तो ये चार्ट से समझ लो। ये ईवे बिल के चार्ट में मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। एक बार फिर से सुनना, यहाँ सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स। हमारी जो अमेंडमेंट्स और सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन है वो भी मैंने कवर कर लिया। एग्जाम पर्पस के लिए मैं ये बताऊँ तो बस ये चार्ट और हमारा क्वेश्चन इतना ही पढ़ के जाइए, बाकी एडिशनल आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एडिशनल आपको ऐसा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चार्ट और वो इनफ है। और ये चार्ट इतना बढ़िया बनाया हुआ है कि हर चीज़ ऐसे सेग्रीगेट की है पॉइंट वाइज, यानी आपको एग्जाम में ये चार्ट ही आपको ऐसा रिकॉल हो जाएगा। लास्ट एग्जाम में स्टूडेंट्स के बहुत सारे फीडबैक्स मेरे पास है और उन्होंने कहा कि सर ये जीएसटी के लास्ट टॉपिक के हमने चार्ट्स इतने दिमाग में फिट हो गए कि एग्जाम और उसके साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो सर एग्जाम में हमें ये 25 मार्क्स है ना, जो मैं चार्ट बुक दे रहा हूँ, ये 25 मार्क्स में कोई दिक्कत ही नहीं गई। और आपको भी बिल्कुल बेटा ये दिक्कत नहीं जानी चाहिए। तो लंबी सांस लो, और जो मैं कहता हूँ वो डेली कम से कम 10 से 15 बार डेली आपका होना चाहिए। तो 10 to 15 टाइम्स जो है आपका डेली, वो आप अपने आप को कहो क्या कहना है आपको पता है। तो चलिए ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ई वे बिल का। यहाँ पे ये चार्ट बड़ा यहाँ अच्छा चार्ट है, सभी पॉइंट्स हमने कवर की है। तो अब देखो बेटा ई वे बिल। ई वे बिल में जैसे आपको पता ही है, जैसे आप इनफ मैच्योर्ड हो सी ए फाइनल लेवल पे, मैंने जैसे ई वे बिल कंसेप्ट क्यों आया, तो ई वे बिल कंसेप्ट लाने का रीज़न ये था। ओके, उसके दो तीन रीज़न थे। पहला समझ लो, जैसे सप्लायर है और रिसिपिएंट है, ओके, और गुड्स ट्रांसपोर्ट कर हो रहा है, ख्याल रहे। ओके, ये अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम सप्लायर टू रिसिपिएंट, तो गवर्नमेंट जो है इस गुड्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना चाहती है, और इस गुड्स की मूवमेंट को कंट्रोल करने के उनके अपने ऑब्जेक्ट है। तो एक डिजिटल इंटरफेरेंस लाना चाहती है, और डिजिटल इंटरफेरेंस लाना चाहती है, और डिजिटली यहाँ पे डिजिटल इंटरफेरेंस लाना चाहती है और इस गुड्स की मूवमेंट को कवर करना चाहती है। इसलिए जब हम बात ईवे की करें, ईवे बिल की करें, तो गुड्स पे ज़्यादा फोकस किया गया है, सर्विस का तो सवाल ही नहीं आता है। ओके, और मेन ऑब्जेक्ट है गुड्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना। गुड्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना। क्यों सर गुड्स की मूवमेंट को कंट्रोल क्यों किया जाएगा बाय गवर्नमेंट? ओके, तो उसके अलग अलग रीज़न है। उसके फायदे गवर्नमेंट को भी है। अगर हम बात बेनिफिट्स की करें, तो यहाँ पे इंडस्ट्री को तो बेनिफिट है ही है, एज वेल एज गवर्नमेंट का कंट्रोल मैकेनिज्म भी काम कर रहा है। उनका कंट्रोल मैकेनिज्म भी काम कर रहा है, सो दैट टू अवॉइड द डमी ट्रांजेक्शन, फेक ट्रांजेक्शन। ओके, उसको अवॉइड करने के लिए उनका यहाँ पे मैकेनिज्म काम कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यस, डिजिटल इंटरफेरेंस में गुड्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना है, ये उनका मेन ऑब्जेक्ट है। सर गवर्नमेंट क्यों इसको कंट्रोल करना चाहती है? क्योंकि बहुत सी बार डमी इनवॉइस से चले जाते हैं गुड्स के, और गुड्स कस्टमर के प्लेस पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये पता भी नहीं चलता है। दूसरा, ओके, इन ट्रांजिट अगर चेकिंग करना है, तो इन ट्रांजिट चेकिंग में बहुत मुश्किलें आ जाती है कि यहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट, इनवॉइस, कभी फेक इनवॉइस भी बनते हैं। ओके, ऐसे केसेस हुई थी, किसी मूवमेंट के लिए इनवॉइस बनाओ, बाद में फाड़ के फेंक दो, और ट्रांजेक्शन डमी बता दो। ऐसे इतना इतना ट्रांजेक्शन हुआ था पुराने इसमें, फिजिकल इनवॉइस में। इसलिए तो बेटा ई इनवॉइस, ई वे बिल, यानी पूरा डिजिटली कंट्रोल करना चाहती कि एक बार डेटा आ गया तो वो क्रॉस चेकिंग उसकी हो सके। इसलिए यहाँ पे
कंट्रोल ऑन फेक इनवॉइसेस, ओके, फेक इनवॉइसेस, उसके बाद में डमी ट्रांजेक्शंस, ओके, जो भी डमी ट्रांजेक्शंस है उस पर कंट्रोल करना चाहती है गवर्नमेंट। और आपका ट्रांजेक्शन ट्रांसपेरेंट हुआ है, क्लियर हुआ है, मतलब अगर ई वे बिल बना तो आपकी GSTR 1 में सप्लाई दिखना भी चाहिए, गुड्स को रिसिपिएंट को मिला उसका भी गवर्नमेंट के पास प्रूफ होगा। तो ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट थे गवर्नमेंट के ये ई वे बिल को लाने के लिए। और जहाँ तक बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री को सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ ई वे बिल का? ई वे बिल का इंडस्ट्री को, यानी जो जेन्युइन टैक्स पेयर है उनके लिए ई वे बिल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि पहले क्या होते थे, जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स जाते थे तो बहुत सारे चेक पॉइंट्स पे के ट्रक को रोका जाता था। यानी अगर कोई गुड्स दिल्ली से यहाँ कन्याकुमारी जा रहा है तो वैसे अगर सीधा जाए और कोई रोके ना तो वो 7 से 8 दिन में जा सकता था, लेकिन हर चेक पॉइंट्स पे रोकना और वहाँ पे उसके बार बार डॉक्यूमेंट चेक करना, इसके वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन 8 to 10 डेज में होता था, हो सकता था, वो ट्रांसपोर्टेशन 25 to 30 डेज लग रहा है। तो ये सिचुएशन में बेटा जहाँ तक देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाती थी और डिले इन ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बढ़ जाता था। लेकिन ई वे बिल आने के बाद सब ये क्रॉस चेक पॉइंट्स गवर्नमेंट ने निकाल दिए। अभी तो वो टोल प्लाजा जो अपने टोल होते उससे ही वो कैप्चर कर लेते डेटा और व्हीकल नंबर वगैरह, और ई वे बिल के साथ मैच कर लेते, नहीं तो इमीडिएट उनको ऑनलाइन रिपोर्ट चली जाती है ट्रांसपोर्टर को जिसका भी वो व्हीकल नंबर है। तो अभी इतना कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट। तो क्या हो गया, अब इंडस्ट्री को क्या फायदा हो गया? इंडस्ट्री को ये फायदा हो गया कि जितने भी चेक पॉइंट से सब हटा दिए गए और आज ट्रांसपोर्टेशन ईज कर दिया गया ऑल ओवर इंडिया। और यहाँ ईज करने ट्रांसपोर्टेशन तो कर ही दिया, साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी गवर्नमेंट ने जो है कम की। तो जेन्युइन टैक्स पेयर के लिए बहुत फायदा हुआ। लेकिन जो यहाँ पे फेक टैक्स पेयर थे, जो यहाँ पे जिनको टैक्स अवॉइड करना था, वो टैक्स पेयर के लिए थोड़ी मुश्किलें हो गई। ओके, ये आप मानते हो कि वो टैक्स पेयर के लिए आप मुश्किलें हो गई क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल मैकेनिज्म डिजिटल इंटरफेरेंस बहुत बढ़ गया। तो ये उसके पीछे एक स्मॉल और स्वीट बैकग्राउंड था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। बाकी तो बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑब्जेक्ट थे उसको रीवे बिल लाने के लिए, और इंडस्ट्री के भी यहाँ पे जहाँ तक है फायदे भी बहुत सारे हैं। तो पहला सवाल अगर आपका ई वे बिल से रिलेटेड आता है और वो क्या, तो अब मैंने देखो ये पूरा चार्ट जनरल डिस्कशन और स्पेशल डिस्कशन, यहाँ पे जनरल डिस्कशन और स्पेशल डिस्कशन ऐसे दो पार्ट में मैंने पूरा चार्ट डिवाइड किया हुआ है। ओके, जनरल डिस्कशन और स्पेशल डिस्कशन में बात करें तो स्पेशली कुछ केसेस में ई वे बिल कैसे बनाए जाते हैं, ये स्पेशल डिस्कशन में मैंने क्या लिया, स्पेशली कुछ केसेस में ई वे बिल कैसे बनाए जाते हैं उसके ऊपर तो हम बात करेंगे। लेकिन एक जनरल प्रोविजन क्या है ई वे बिल की, इसको हम समझ लेते हैं। अब अगर आप टाइटल देखोगे तो सेक्शन है सेक्शन 68, याद रह जाए तो अच्छी बात है, थोड़ा आप फोकस करोगे, माइंड मैपिंग करोगे तो दिमाग में फिट हो जाएगा, मेमोरी काम करती है, थोड़ा आपका ध्यान होना चाहिए। तो सेक्शन 68 एंड रूल 138 ई वे बिल, तो रूल है 138। अब जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ई वे बिल के दो अलग अलग रूल्स चलते हैं फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाई, हर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से ई वे बिल का रूल बनाती है, और फॉर इंटर स्टेट सप्लाई यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है। ओके, तो यहाँ जो हम पढ़ेंगे ई वे बिल, ये यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम ई वे बिल के कंसेप्ट पढ़ेंगे। जहाँ तक है स्टेट गवर्नमेंट, यानी इतनी सभी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी जो इसके रूल्स बना रही है, यहाँ पे एक 99% सेम है, कुछ लिमिट छोड़ के। जैसे ई वे बिल का अगर आपको याद होगा तो हम जो पढ़ने वाले जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ई वे बिल बनाए हैं इसमें 50,000 की लिमिट दी है, और 50,000 के ऊपर अगर आपका इंटरस्टेट सप्लाई होता है तो वो सिचुएशन में ई वे बिल बनाना पड़ता है। ओके, लिमिट 50,000 की दी है, पर जब आप इंट्रास्टेट की लिमिट देखोगे और स्टेट के अपने जो लिमिट देखोगे तो उसमें कुछ स्टेट में, जैसे एग्जाम्पल लो दिल्ली है तो 1 लाख का लिमिट दिया गया है, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग लिमिट दी गई है। बाकी यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्रोविजन सेम है, इसलिए हमें स्टेट लिमिट नहीं लगाना है। जो रूल 138 है और यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ई वे बिल रूल्स बना के रखे हैं वो ई वे बिल रूल हमें देखना है। इसलिए आपका कभी एक सवाल आ सकता है कि मैं अगर यहाँ 50,000 की लिमिट बता रहा हूँ और आपके स्टेट में 1 लाख की लिमिट चल रही है, तो आप कहोगे कि सर ओके हमें तो आपने 50,000 की लिमिट पढ़ाई, मुझे बहुत सी बार व्हाट्सअप आते हैं, तो मैं आपको इंटरस्टेट सप्लाई, हमारे पूरे डिस्कशन में मोस्टली इंटरस्टेट सप्लाई पे बात चलेगी। ओके, क्योंकि सेंट्रल के ई वे बिल रूल्स हमें पढ़ने हैं, एज वेल एज जो इंटरस्टेट सप्लाई की लिमिट है उसके लिए जो 50,000 है उस पर हमारा डिस्कशन चलेगा। इंट्रास्टेट सप्लाई के लिए जो ई वे बिल रूल बने हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने इशू की है, बाकी सब मैकेनिज्म सेम है, बाकी सब प्रोविजन सेम है। ओके, लेकिन जहां तक देखा जाए यहाँ पे
लिमिट्स अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग स्टेट में है। ओके, आप मेरी बात समझ रहे हो सभी लोग, यस और नो? ये बात समझ रहे हो ना आप? चलिए, तो पहला सवाल ये आएगा, व्हाट इज एन ईवे बिल एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? ईवे बिल, ओके चलो फटाफट अंडरलाइन करते जाओ मेरे साथ। पहले ये जो है गवर्नमेंट का एक डिजिटल इंटरफेरेंस है, और ये कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी ईवे बिल जो है, ओके, अ पर्सन हु कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। ख्याल रहे ईवे बिल बनाते वक्त आपने गुड्स की मूवमेंट को ट्रैक करने का ऑब्जेक्ट है, उस पर ध्यान देना। ओके, उसके बाद में कौन बनाएगा? तो पर्सन हु कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। जनरली आपकी मूवमेंट स्टार्ट होने के पहले आपको बनाना है ईवे बिल, और इसका ईवे बिल पोर्टल पे जाके आपको ईवे बिल बनाना है। और आप अभी मैंने आपको बता दिया, ई इनवॉइस होगा तो वो सिचुएशन में ऑटो जनरेट भी हो सकता है। इसका क्या रिलेवेंस है? इंडस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो हैसल फ्री मूवमेंट, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें, ट्रैक द मूवमेंट, गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो गवर्नमेंट अभी मूवमेंट बहुत अच्छे से ट्रैक कर सकती है। ईवीएल का ये ऑब्जेक्ट है। और बेटा यहाँ पे फ्यूचर में तो आपके कन्वेंस में जो भी ट्रांसपोर्टर है उसके कन्वेंस में एक फ्रीक्वेंसी डिवाइस लगेगा, और वो डिवाइस से ही जैसे आज आप ओला उबेर का लोकेशन कैच कर सकते हो, वैसा अब गवर्नमेंट फ्यूचर में जो है यहाँ पे आपकी मूवमेंट ट्रैक कर पाएगी। ये इस पे गवर्नमेंट को क्लियर पता चलेगा कि आपका गुड जा कहाँ रहा है, कोई फेक ट्रांजैक्शन, डमी ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा है। ओके, तो उस पे ऊपर कंट्रोल रहेगा। टैक्स इवेजन और एलिमिनेट स्टेट बाउंड्री चेक पोस्ट, तो टैक्स इवेजन पे भी गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। और इंडस्ट्री के हिसाब से फायदा देखा जाए तो जो हर स्टेट के बाउंड्री पे जो चेक पोस्ट होते थे फॉर चेकिंग द गुड्स, वो सब हटा दिए गए और हैसल फ्री मूवमेंट कर दिया गया। ये इसके यहाँ पे बेनिफिट्स है। चलिए, अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन जो है, हु एंड व्हेन ईवे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड? कौन जनरेट करेगा? तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लायर और रिसिपिएंट हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स। ख्याल रहे, अगर आप प्रोविजन पढ़ते हो तो रजिस्टर्ड पर्सन आरपी आइदर सप्लायर हो सकता है या रिसिपिएंट हो सकता है, हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब बेटा इसमें आपके सवाल आ सकते हैं, सर दोनों भी अनरजिस्टर्ड है, तो वो केस में उन्होंने जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर पे दी है, जो मैं स्पेशल केस में आगे पढ़ा होगा कि वो केस में ट्रांसपोर्टर उसका ईवे बिल बनाता है। ओके, अगर दोनों अनरजिस्टर्ड है और ईवे बिल नहीं बन पा रहा है और वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो वो ट्रांसपोर्टर वो सिचुएशन में ईवे बिल बनाएगा। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लायर आप कहो या रिसिपिएंट करो, ओके, हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स। ख्याल रहे, ये वर्ड पे मैं आपका ध्यान लाना होगा, who causes the movement of goods, वो ईवे बिल बनाएगा। इन रिलेशन टू सप्लाई और रीजन अदर देन सप्लाई और ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फॉर एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, मुझे उसका आंसर देना। पहले तो वो कहते हैं इन रिलेशन टू सप्लाई। सप्लाई यानी क्या? अगर आपको सेक्शन 7(1)(a) याद होगा तो सप्लाई यानी सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल। याद आया कि नहीं आया? अरे भाई बोली, याद आया कि नहीं आया? ओके, तो सप्लाई यानी हमने कोई भी सेल, ट्रांसफर, जब जहां गुड्स की मूवमेंट हो रही है, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है और वो मूवमेंट कर रहा है तो उसे जनरेट करना पड़ेगा। रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है और वो मूवमेंट हु कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो उसे ईवे बिल रजिस्टर उसको ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सप्लाई के तहत अगर गुड्स जा रहा है 7(1)(a), बी और सी हो तो ईवे बिल बनाना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे रीजन अदर देन सप्लाई। अब रीजन अदर देन सप्लाई मतलब कभी कभी सप्लाई ना भी हो, ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी सप्लाई ना भी हो तो भी ईवे बिल नॉट डिपेंड्स ऑन सप्लाई, ईवे बिल डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स। यानी गवर्नमेंट का क्लियर ऑब्जेक्ट है, तुम्हारा सप्लाई हो या ना हो, हमें गुड्स की मूवमेंट को ट्रैक करना है। समझ लो आप जो है सेम स्टेट के ब्रांच को ट्रांसफर कर रहे हैं, और आपका सिंगल रजिस्ट्रेशन है और सिंगल रजिस्ट्रेशन में आप सेम स्टेट के ब्रांच को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो रूल 55 चालान बनेगी। और करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, रूल 55 चालान बनेगी। और रूल 55 चालान अगर बनेगी तो वो सिचुएशन में भी आपको ईवे बिल लगेगा। यानी आपका सप्लाई हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्लाई हो या सप्लाई ना हो, ओके, आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा जब जब भी गुड्स की मूवमेंट होगी। और वैल्यू जो नीचे कहेंगे, जैसे 50,000 उन्होंने वैल्यू दी है, उससे ज्यादा होता है तो ईवे बिल बनाना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट का है, ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली बात तो एक वर्ड पे अंडरलाइन करो, इनवर्ट सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन मतलब क्या? अगर किसी ने यहां पे वो देखो, अगर सप्लायर यहां पे अनरजिस्टर्ड है और आप रजिस्टर्ड हो, तो वो केस में जिम्मेदारी जो रिसिपिएंट है
जो जिम्मेदारी जो रिसिपिएंट है वो ईवे बिल बनाएगा। तो अगर आप किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से इनवर्ट सप्लाई करते हो तो जो गुड्स लेने वाला है वो यहाँ पे ईवे बिल बनाएगा। ओके, तो ये 3 केसेस में यहाँ पे ईवे बिल बनेंगे बेटा। चलो बढ़िया, बहुत अच्छा आपने आंसर्स दिए हैं। ओके, यहाँ पे तो 3 केसेस में सप्लाई, रीजन अदर देन सप्लाई और इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। ईवे बिल कब बनाना पड़ेगा? ईवे बिल बनाना पड़ेगा जब आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू, ध्यान सुनिएगा, कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स ₹50,000। एक आप टेबल बनाओगे और मेरे साथ शेयर करोगे क्या टेबल यहाँ पे टेलीग्राम में, या टेलीग्राम में हमारे ग्रुप में मेरा आईडी तो है आपके पास, तो उसमें आप शेयर करोगे क्या एक टेबल? जहाँ जहाँ भी यहाँ पे वैल्यू आएगा, और मैं रिवॉर्ड जरूर दूंगा जो मुझे टेबल शेयर करेगा और मुझे जो अच्छा लगेगा। ओके, तो रिवॉर्ड क्या होगा मैं आगे बताऊंगा, लेकिन जहाँ पे भी वर्ड वैल्यू आता है, ओके, एग्जाम्पल के तौर पे वैल्यूएशन में हमने वैल्यू लिया, फिर रूल 42 43 में एग्जाम सप्लाई के केस में वैल्यू, तो हमने उसमें देखा कि उसमें जो है जैसा सेक्शन 51 की, 15(1) सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 की बात करें तो जीएसटी छोड़ के बाकी सब वैल्यू में ऐड होता है। लेकिन रूल 42 43 के केस में, ओके याद से सुनना, जो रूल 42 43 के केस में जब हम एग्जाम सप्लाई की वैल्यू लेंगे या टोटल टर्नओवर लेंगे तो उसमें एक्साइज और वैट ऐड नहीं होता है। ओके, वो एक स्पेशल केस है, ऐसा उसके लिए टेबल बना लिया। फिर आप टीडीएस हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैसे निकलेगी वो हमने कैसे निकालना उसका आपने कैलकुलेट, उसका व्हाट टू इंक्लूड व्हाट टू एक्सक्लूड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में हमने देखा, उसमें जीएसटी आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा पर बाकी टैक्सेस ऐड हो गए। टीसीएस होगा तो आपकी नेट टैक्सेबल वैल्यू वर्ड यूज किया गया है, और तो वो कैसे निकालना उसका फॉर्मूला उसके सामने है। ओके, एग्जाम्पशन में कहीं पे अगर वैल्यू का वर्ड यूज किया होगा तो वो यहाँ पे बेस लो, और यहाँ अगेन ई इनवॉइस में उन्होंने एक नया वर्ड यूज किया कंसाइनमेंट वैल्यू, तो कंसाइनमेंट नो डाउट यहाँ कंसाइनमेंट वैल्यू ओके कैसे निकाली जाएगी मैं आगे बताऊंगा। ये कंसाइनमेंट वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, यहाँ पे हम व्हाट टू इंक्लूड एंड व्हाट टू एक्सक्लूड ओके इन कंसाइनमेंट वैल्यू, ओके तो ये यहाँ पे कंसीडर करेंगे। एक अच्छा सा टेबल बनाओ ना कि जहाँ वैल्यू यहाँ पे अलग अलग केसेस में कैसे चेंज होती है, बनाओगे क्या आप? ओके, अब ये मत बोलना सर ये भी रेडी दे दो ना हमें, प्लीज कुछ तो करो यार। यस यस यस, ओके ये टेबल मैं वेट करूंगा आपका, आप ये अगर टेबल बनाओगे तो। ओके, अब यहाँ पे कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स 50,000 तो आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा। अब इसमें मैंने 2 पार्ट किए, वॉलंटरी जनरेशन ऑफ ईवे बिल और मैंडेटरी जनरेशन ऑफ ईवे बिल। चलो मैं इस पार्ट पे आता हूँ, वॉलंटरी जनरेशन ऑफ ईवे बिल। समझ लो मेरी कंसाइनमेंट वैल्यू जो है यहाँ पे 10,000 रुपए ही है, क्या मैं ईवे बिल बना सकता हूँ? वो वॉलंटरी बना सकते हो, अच्छी बात है, गवर्नमेंट को आपका डेटा मिल रहा है, ओके तो आप बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इवन इफ कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 और लेस आप ईवे बिल बना सकते हो। लेकिन मैंडेटरी प्रोविजन कब आ जाती है? जब आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स 50,000, तो वर्ड ध्यान सुनना, एक्सीड्स 50,000 तो आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा। ईवे बिल कौन बनाएगा? तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, ओके जो भी रजिस्टर्ड पर्सन जो मूवमेंट क्रिएट कर रहा है वो ईवे बिल बनाएगा। और दे कैन ऑथराइज ईसीओ, कुरियर एजेंसी और ट्रांसपोर्टर टू फर्निश डिटेल्स ऑफ पार्ट ए। अब ये पार्ट ए क्या है मैं नेक्स्ट डिस्कशन में इधर लूंगा कि पार्ट ए क्या है, बस अभी समझ लो कि रजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पे ओके ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा होगा तो ईसीओ को अथॉरिटी देता है कि आप ही यहाँ पे पार्ट ए ऑफ ईवे बिल, और कंटिन्यू में रहिएगा बेटा, कैमरा वापस चालू हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे वो कुरियर एजेंसी को और ट्रांसपोर्टर को भी ये अथॉरिटी दे सकते हैं कि आप पार्ट ए कंप्लीट करो। ये पार्ट ए क्या होता है? जब ईवे बिल के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, तो पार्ट ए जनरली उसको कंप्लीट करना पड़ता है हु कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। लेकिन अगर आप ईसीओ के थ्रू सेल कर रहे हो, कुरियर एजेंसी के थ्रू बेच रहे हो या ट्रांसपोर्टर के थ्रू दे रहे हो, तो आप इन लोगों को ऑथराइज कर सकते हो कि भाई आप ही पार्ट ए कंप्लीट करो, और पार्ट बी जनरली ट्रांसपोर्टर कंप्लीट करता है। ओके, तो
ए के लिए ऑथोरिटी जा सकती है। नाउ नेक्स्ट, ये दो केसेस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लर्न करके जाना। ये दो केसेस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अच्छे से लर्न करके जाना। ओके, कौन सा? अगर जॉब वर्क होगा, प्रिंसिपल और जॉब वर्कर इफ रजिस्टर, ओके, अरे जॉब वर्क होगा तो ईवे बिल कौन बनाएगा? ईवे बिल प्रिंसिपल, और जॉब वर्कर रजिस्टर्ड होगा तो जॉब वर्क भी ईवे बिल बना सकता है। और अगर मूवमेंट इंटरस्टेट मूवमेंट होगी, सुनिए, ओके, अगर मूवमेंट इंटरस्टेट मूवमेंट होगी तो ईवे बिल इज रिक्वायर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू। जनरली हम ईवे बिल कब है? जब कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है। लेकिन अगर आपका सप्लाई इंटरस्टेट जॉब वर्क को जा रहा है तो वहां ईवे बिल मैंडेटरी है, वहां ईवे बिल मैंडेटरी है, क्यों ना वो कंसाइनमेंट 1 रुपए का हो। तो चलो मैं जॉब वर्क के साथ कंबाइन कर देता हूं तो समझने में और आसानी होगी। ओके, अगर आपको याद होगा तो ये जॉब वर्क वाला चार्ट हमने बनाया था, ये जॉब वर्क वाला चार्ट हमने बनाया था। अगर आपका कंसाइनमेंट कोई ऐसे जॉब वर्कर के पास जा रहा हो जो अदर स्टेट में है, जो अदर स्टेट में है, यानी इंटरस्टेट मूवमेंट है, तो अब देखो यहाँ पे हमने पहले भी देखा था कि जो भी जॉब वर्कर सेम स्टेट में हो या अदर स्टेट में हो, क्या वो रजिस्टर्ड होना जीएसटी में जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि वो रजिस्टर्ड होना यहाँ पे जीएसटी में। हाँ, वहां से अगर एक्सपोर्ट हो रहा है या कस्टमर प्लेस पे डिलीवर कर रहे हो तो आइदर वो रजिस्टर्ड चाहिए या फिर हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ, हमारा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में उसका नाम चाहिए। दोनों में से एक रिक्वायरमेंट है। लेकिन लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि जब भी ये गुड्स इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा हो और अदर जॉब ऐसे जॉब वर्क को जा रहा हो जो अदर स्टेट में है, तो यहाँ ईवे बिल बनाना पड़ेगा और ईवे बिल प्रिंसिपल को बनाना पड़ेगा। और जॉब वर्कर अगर रजिस्टर्ड होगा तो वो भी बना सकता है, वो भी बना सकता है। ये पॉइंट समझा क्या? अनरजिस्टर्ड होगा तो प्रिंसिपल को तो बनाना ही पड़ेगा। ओके, ये पॉइंट समझा क्या बेटा? यस और नो, जोर से बोलिए। ठीक है, तो ये केस में आपको ईवे बिल बनाना ही पड़ेगा कंपल्सरी इरिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू। और दूसरा बेटा हैंडीक्राफ्ट गुड्स। ओके, हैंडीक्राफ्ट गुड्स पर्सन एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। अगर आपको सेक्शन 24 याद होगा, अब ये पॉइंट सुनना और मुझे समझा कि नहीं समझा बताना। सेक्शन 24 याद होगा तो सेक्शन 24 में यहाँ पे जब इंटरस्टेट मूवमेंट होती है तो इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। इंटरस्टेट सप्लाई मूवमेंट नहीं, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, या सिटी भी होगा तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। लेकिन इसमें जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स है उसको एक्सेप्शन है। मतलब क्या? अगर कोई हैंडीक्राफ्ट गुड्स होगा और वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहा होगा तो वो सिचुएशन में उसको कोई भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो अपना पूरा थ्रेशोल्ड ले सकता है। वो अपना पूरा थ्रेशोल्ड जो 10 लाख 20 लाख या 40 लाख है वो अपना थ्रेशोल्ड ले सकता है। अब बेटा यहाँ पे अगर आपने वो पढ़ा होगा वो क्लॉज, तो इसमें दो कंडीशन है कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स वालों को पैन होना जरूरी है और उनको ईवे बिल बनाना पड़ेगा। तो ये बेटा वो प्रोविजन है कि अगर आप थ्रेशोल्ड ले रहे हो, अ पर्सन एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24, ओके, यानी वो थ्रेशोल्ड ले रहा है और थ्रेशोल्ड लेने के बाद इंटरस्टेट मूवमेंट जो उनको अलाउड है वो इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहा है तो उनको ईवे बिल बनाना पड़ेगा। ओके, ठीक है, आप थ्रेशोल्ड में रहो, आप जीएसटी मत दो, लेकिन आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा, आपके पास फैन होना जरूरी है। तो उनको भी कंपलसरी ईवे बिल है, एटलीस्ट उनका कुछ तो डेटा गवर्नमेंट के पास ट्रैक होगा। ये पॉइंट समझा क्या सभी को बेटा? इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू ईवे बिल बनाना पड़ेगा। ये पॉइंट समझा क्या? यस, वेरी गुड। चलो, तो यहां पे हमारा जो है हु एंड व्हेन, नहीं बेटा वो इंटरस्टेट मूवमेंट नहीं होगी। चलिए, सप्लायर डिटेल्स ऑफ ईवे बिल। ईवे बिल के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ध्यान सुनिएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। ये यहाँ पे पार्ट ए में जनरली इनवॉइस की इंफॉर्मेशन आती है और पार्ट बी में ट्रांसपोर्ट की इंफॉर्मेशन आती है। इसलिए आपको ई इनवॉइस कंसेप्ट याद होगा। तो वो जो INV 01 स्कीमा होता है, कुछ याद आया? बताओ, याद आया कि INV 01 स्कीमा? वो पता है कि हमें ईवे बिल जनरेट करने के लिए वो एक यूटिलिटी INV 01 स्कीमा में पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। ओके, तो INV 01 आपने वो अगर डायग्राम बनाई होगी, जो मैं डेली होमवर्क देता हूँ आपको डायग्राम, और आप स्क्रीन कैप्चर करके अगर मोबाइल में रखते होगे तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। यानी आप, सीधी बात है कि आप अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं हो। इतना सा होमवर्क दिया वो भी आपसे नहीं होता है तो फिर आपसे नालायक और कोई नहीं है। ओके,
अगर आपको सच में आने वाले एग्जाम में अबो 80 जाना है तो एटलीस्ट इतना तो करो कि मैं जो स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ उसके डायग्राम निकालो, तो सब रेडी के लिए मत रहो यार। ओके, तो आपको स्कीमा याद होगा। तो अगर हमने ई इनवॉइस लेवल पे ही हमने इनवॉइस की डिटेल्स दिया, ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स दिया, तो हमारे ई वे बिल ऑटो जनरेट हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में पार्ट ए में जनरली वो इंफॉर्मेशन होती है जहां इनवॉइस की इंफॉर्मेशन कैप्चर होती है और पार्ट बी में ट्रांसपोर्ट की इंफॉर्मेशन कैप्चर होती है। तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन? जीएसटी ऑफ द सप्लायर, उसके बाद में प्लेस ऑफ डिस्पैच, कमन कमन कमन, दूसरा क्या? प्लेस ऑफ डिस्पैच। अब प्लेस ऑफ डिस्पैच में डिटेल एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, पिन कोड दे दिया तो भी चलेगा। जीएसटी ऑफ द रिसिपिएंट, रिसिपिएंट का अगर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो वो भी आपको देना पड़ेगा। प्लेस ऑफ डिलीवरी, उसका भी जस्ट पिन कोड दे दो, दैट्स इनफ। ईवे बिल में आपको डिटेल एड्रेस देने की वैसे कोई जरूरत नहीं, पिन कोड दे दिया वो इनफ हो जाएगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट नंबर एज गिवन इन इनवॉइस, यानी इनवॉइस नंबर आपका दो या बिल ऑफ सप्लाई आपका दो। ईवे बिल आप कंपोजिशन स्कीम में हो या आप यहाँ पे नॉर्मल स्कीम में हो, एक चीज ख्याल रखो, ईवे बिल गुड्स की मूवमेंट का है और वैल्यू 50,000 के ऊपर होगी तो किसी ना किसी को यहाँ पे ईवे बिल बनाना ही पड़ेगा, फिर वो सप्लायर हो, रिसिपिएंट हो या ट्रांसपोर्टर हो या ईसी हो या कुरियर एजेंसी हो, उसका कवरिंग डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, मतलब चाहिए। ओके, तो आपको उसकी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। डॉक्यूमेंट डेट, जब भी इनवॉइस की डेट होगी। वैल्यू ऑफ गुड्स आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब वैल्यू ऑफ गुड्स यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका मूवमेंट विदाउट सप्लाई है, कम ऑन आपका मूवमेंट विदाउट सप्लाई रूल 55 चालान में है, तो आपको रूल 55 चालान में भी उसकी वैल्यू एस्टिमेट करके देनी पड़ती है, इवन तो आपने सप्लाई नहीं किया होगा, पर आपको कंसाइनमेंट की वैल्यू तो बताना पड़ेगा ना, कितने वैल्यू का कंसाइनमेंट है। उसके बाद में यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है एचएसएन कोड। वो है एचएसएन कोड बेटा। ये एचएसएन कोड क्या होता है हमने पहले भी देखा, पर हमने इसके पहले जो एचएसएन कोड का चार्ट देखा था वो इनवॉइस में के लिए देखा था, और ये एचएसएन कोड ये ईवे बिल के लिए है। आपको याद होगा तो वो हमने देखा था एचएसएन कोड 4 डिजिट, 6 डिजिट और 8 डिजिट्स। ओके, अप टू 5 सीआर 4 डिजिट, और 5 सीआर के ऊपर होगा ओके तो 6 डिजिट, और कुछ नोटिफाइड केसेस में 8 डिजिट्स। ठीक है, यहां पे ये हमने कंसेप्ट। आपके डाउट जो है बेटा, जस्ट अ मिनट, आपके जो डाउट्स है फिर से ऐड कर देना, मैं पूरा डिस्कशन होने के बाद ही आपके डाउट्स लूंगा। ठीक है, तो जहां तक देखा जाए एचएसएन कोड, तो एचएसएन कोड जो है ईवे बिल में आपको देने पड़ते हैं, पर यहाँ पे 2 और 4 डिजिट्स है। इनवॉइस के अलग रखना, वहां पे 4 और 6 आ गए, पर यहाँ पे आपको अगर 5 करोड़ के अप टू 5 करोड़ का टर्नओवर होगा तो 2 डिजिट, अबव 5 करोड़ होगा तो यहाँ पे 4 डिजिट्स आपको देना है। चलिए, ओके, रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट क्यों किया गया, क्यों किया जा रहा है, सप्लाई है, अदर देन सप्लाई है, स्टॉक ट्रांसफर है, वो आपको रीजन भी देना पड़ेगा। पार्ट बी में व्हीकल नंबर, ओके, अगर ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड है, बाय रोड होगा तो ही व्हीकल नंबर देना पड़ेगा। ट्रेन होगा, वेसल होगा, एयरक्राफ्ट होगा तो आपको ईवे बिल नहीं देना पड़ेगा। जनरली आपके दिमाग में क्या होता है कि सर ईवे बिल ओनली बाय रोड बनाना पड़ता है कि नहीं, अगर आप वेसल से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो भी ईवे बिल, आप रेल से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो भी ईवे बिल, आप एयरक्राफ्ट से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो भी ईवे बिल। ओके, तो ये मत सोच के चलना कि सिर्फ ट्रक के लिए ईवे बिल होता है। जब भी गुड्स की मूवमेंट होती है तो वो केस में आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा। और रोड से जा रहा है तो व्हीकल नंबर देना पड़ेगा। अगर वेसल से जा रहा है, एयरक्राफ्ट से जा रहा है या रेल से जा रहा है तो वो केस में आपको कोई नंबर देने की जरूरत नहीं है। और दूसरा ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट डिटेल्स, ओके, जैसा गुड रिसिप्ट नोट, रेलवे रिसिप्ट नोट, या जो भी ट्रांसपोर्टर ने आपको ट्रांसपोर्ट कॉपी दी होगी, जैसा एयरक्राफ्ट के केस में एयरवे बिल दिया होगा तो उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो ये था बेटा जहां तक देखा जाए ईवे बिल। अब थोड़ा मैं डिस्कशन यहाँ पे होगा, पार्ट ए से रिलेटेड कुछ बातें आपको याद रखनी है और पार्ट बी से रिलेटेड कुछ बातें आपको याद रखनी है। जैसे ओके, ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर सवाल आ सकता है। और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, अगर नॉट अलाउड टू बी फर्निश इफ रिटर्न इज नॉट फाइल फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड और 2 मंथ्स और क्वार्टर। ध्यान सुनिएगा, आपका ईवे बिल फ्रीज कर दिया जाएगा। ये तो मैंने बहुत समरी में लिया है यहाँ पे कि इतना भी याद रखो, दैट्स इनफ। ओके, आपका ईवे बिल जो है फ्रीज कर दिया जाएगा अगर आप कंपोजिशन लेवी में हो और 2 कंटिन्यूअस टैक्स पीरियड के लिए आपने जो है ईवे बिल यहाँ पे 2 कंटिन्यूअस टैक्स पीरियड के लिए आपने रिटर्न नहीं फाइल किया।
तो आपका ईवे बिल फ्रीज कर दिया जाएगा। और एक तरह से अगर ईवे बिल फ्रीज कर दिया तो फिर तो आपने विदाउट ईवे बिल मूवमेंट किया कि आपका ट्रक ही यहाँ पे कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, या आपका गुड्स भी जब्त कर लिया जाएगा। तो जहां तक देखा जाए यहाँ पे ठीक है, एक जस्ट मिनट बेटा। ठीक है, तो आपने जो है यहाँ पे रिटर्न नहीं फर्निश किया फॉर, यहाँ हाँ रिटर्न फर्निश नहीं किया। रिटर्न मतलब जीएसटीआर, यहाँ पे कंपोजिशन लेवी होगी तो जीएसटीआर 4, और सेकेंड नॉर्मल होगा तो 2 मंथ्स या 2 क्वार्टर, है ना। क्यूआरएमपी स्कीम होगा तो क्वार्टर, अदरवाइज मंथ। तो 2 मंथ्स या 2 क्वार्टर जो है, इसका अगर आपने रिटर्न नहीं फर्निश किया तो वो सिचुएशन में यहाँ पे यस आपका ईवे बिल फ्रीज हो जाएगा। इसमें एक चीज और ऐड कर देना, वो रह गई बेटा, एक चीज और ऐड कर देना यहाँ पे। ओके, जो अभी उन्होंने ऐड किया है, यहाँ पे 2 मंथ्स जीएसटी रिटर्न, और पहले तो एक यहाँ पे ये चेंज कर देना, रिटर्न और जीएसटीआर 1 जहाँ लागू होगा जीएसटीआर 1 वो केस में, और एक यहाँ पे एक ऐड करो, पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड, पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड, ये ऐड करना, whose registration has been suspended, has been suspended। तो देखिए, अब एक बार फिर से समझ लो ये वाला पॉइंट। अगर आप कंपोजिशन लेवी में हो तो रिटर्न, वो यहाँ पे CMP 08 नहीं, रिटर्न आपने कंटिन्यूस 2 टैक्स पीरियड के नहीं दिए, यानी 2 साल। ओके, 2 साल, क्योंकि रिटर्न एनुअली है, तो 2 साल के रिटर्न आपने नहीं दिए। कंपोजिशन लेवी में जीएसटीआर 1 तो है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप नॉर्मल स्कीम में हो तो आपने 2 टैक्स पीरियड के जीएसटीआर 1 नहीं दिए, फिर आप मंथली में हो तो 2 मंथ के जीएसटीआर 1 नहीं दिए, और आप अगर क्वार्टरली हो तो 2 जीएसटीआर 1 जो है आपने क्वार्टरली नहीं दिए। हम आईएफएफ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, हम आईएफएफ की बात नहीं कर रहे हैं, हम जीएसटीआर 1 की बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर? और यहाँ पे अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया गया हो कोई भी रीजन की वजह से, तो आपका ईवे बिल भी फ्रीज कर दिया जाएगा। यहां तक समझ में आया सभी को? यस और नो? यस, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये पार्ट बी वाला कंसेप्ट समझ लो। ओके, ये तो हमने देखा पार्ट बी। पार्ट बी में जो आपको फैसिलिटी वो क्या है? इफ डिस्टेंस अप टू 50 किलोमीटर्स विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस टू ट्रांसपोर्टर्स प्लेस। ओके, अब देखो ये पहली बात तो 50 किलोमीटर्स विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, और ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस टू ट्रांसपोर्टर्स प्लेस। अब देखो जैसे एग्जांपल यहाँ ले लो, आप दिल्ली में रहते हो और चांदनी चौक है, छोटी छोटी गलियां है वहां पे। ओके, यानी ट्रक भी जाने का रास्ता नहीं होता है,
तो क्या होता है कि यहाँ से अगर समझ लो यहाँ किसी की शॉप है और उस बंदे को वहाँ गुड्स ट्रांसपोर्ट करवाना है फ्रॉम दिल्ली टू समझ लो यहाँ पे पंजाब, दिल्ली टू पंजाब। तो वो क्या करता है, एक छोटे से मिनी के ऑटो में, ट्रक में, कैरेज में गुड्स को लोड करता है और ये गुड्स को लोड करके दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में जो कार्गो एजेंसी होती है, सुनो ध्यान से, आउटस्कर्ट्स में जो कार्गो एजेंसी होती है, तो वो कार्गो एजेंसी में यहाँ पे ओके जो वहाँ बड़े बड़े ट्रक्स है ओके वहाँ तक लेके जाता है, वहाँ तक लेके जाता है और फिर उसमें लोड होके आगे ट्रांसपोर्ट होता है। पहला सवाल, क्या ये जो यहाँ पे विद इन स्टेट, सुनिए ध्यान से सुनिएगा, ये विद इन स्टेट आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो और ये विद इन स्टेट जहाँ 30 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है और 30 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, तो क्या यहाँ ईवे बिल बनाना पड़ता है? यस बेटा, यहाँ ईवे बिल तो बनाना पड़ता है। अब चलो, अगर इसका आप ईवे बिल बना रहे हो तो इसमें दो इंफॉर्मेशन होगी, पार्ट ए की इंफॉर्मेशन और पार्ट बी की इंफॉर्मेशन। तो लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि इसमें पार्ट बी ए की इंफॉर्मेशन आप दे दो, पार्ट बी की इंफॉर्मेशन नहीं भी दिया तो भी चलेगा, क्योंकि एक तो स्मॉल डिस्टेंस का ट्रांसपोर्टेशन है, ध्यान सुनिएगा, स्मॉल डिस्टेंस का ट्रांसपोर्टेशन है, और दूसरा छोटे छोटे गुड्स कैरेज है, उनकी डिटेल्स नहीं भी दिया तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट आपको पार्ट ए की इंफॉर्मेशन देके इसका ईवे बिल बनाना पड़ेगा। समझा होगा तो जोर से बोलो हाँ सर। ओके, तो पार्ट बी की इंफॉर्मेशन कहाँ ऑप्शनल है? तो पार्ट बी की इंफॉर्मेशन ऑप्शनल है जब आप सेम स्टेट में अप टू 50 किलोमीटर गुड्स लेके जा रहे हो। और कहां से लेके जा रहे हो? फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस टू ट्रांसपोर्टर्स प्लेस, फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस टू ट्रांसपोर्टर्स प्लेस, तो वहां आपको बेनिफिट दे दिया जाएगा। चलो, ये हमने देखा रिगार्डिंग टू डिटेल्स ऑफ ईवे बिल। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू। सुनो, वैल्यू जो क्यों? क्योंकि लॉ कहता है कि आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू जो है वो 50,000 या उससे कम होगी तो ऑप्शनल है, नहीं तो मैंडेटरी है। तो वैल्यू कैसे निकालना? तो मैंडेटरी जनरेशन ऑफ ईवे बिल वैल्यू एक्सीड 50,000 डिटरमाइन एज पर सेक्शन 15, मतलब जो वैल्यू आप फिक्स करोगे एज पर सेक्शन 15 ही रहेगा। 15 में जो सेक्शन प्रिंसिपल्स 15(1), 15(2) और 15(3) यानी 15(2) के जो एक्सपेंसेस है वो भी आपको ऐड करने पड़ेंगे, थर्ड पार्टी हो, एंसिलरी हो, इंटरेस्ट हो, ओके, या कोई सब्सिडी वगैरह, तो वो डिडक्ट करके, तो सभी खर्चे ऐड करके डिस्काउंट को डिडक्ट करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो आप इनवॉइस में, बिल ऑफ सप्लाई में, डिलीवरी चालान में डिक्लेयर करोगे, इश्यूड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेड कंसाइनमेंट। लेकिन इसका स्पेसिफिक फीचर क्या है? इसका स्पेसिफिक फीचर है कि जनरली हम जीएसटी जो है वैल्यू में ऐड नहीं करते, हम एक्साइज ऐड करते हैं, वैट ऐड करते हैं, सीएसटी ऐड करते हैं, लेकिन जीएसटी हम ऐड नहीं करते। लेकिन यहाँ ईवे बिल बनाते वक्त ये पॉइंट ध्यान रखना है, इसलिए एक टेबल बनाओ, बड़ा काम आएगा आपको। तो ये आपको टेबल क्या काम आएगा कि जब भी आप वैल्यूएशन जो है वैल्यूएशन करोगे और ईवे बिल के लिए वैल्यूएशन करोगे तो जीएसटी ऐड करोगे। इवन दो सेक्शन 15(2)(a) कहता है कि बाकी सब टैक्सेस ऐड होगे एक्सक्लूडिंग जीएसटी, लेकिन कंसाइनमेंट वैल्यू निकालते वक्त आपको जीएसटी ऐड करके डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पे ओके उसकी वैल्यू 50,000 से नीचे या 50,000 के ऊपर है। हाँ, लेकिन अगर एग्जाम सप्लाई होगा तो एग्जाम सप्लाई का ईवे बिल नहीं बनता है। ओके, तो एग्जाम सप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू आप एक्सक्लूड करोगे, और एग्जाम सप्लाई की वैल्यू एक्सक्लूड करके अगर अमाउंट 50,000 के ऊपर जा रही है तो ईवे बिल मैंडेटरी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम सप्लाई का ईवे बिल नहीं बनता है तो वो एक्सक्लूड करके आप जो है डिसाइड करोगे कि 50,000 क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ। बेटा ये समझ में आया क्या वैल्यूएशन का? ये दो मेन पॉइंट आपको याद रखना है। ये समझा क्या? वेरी गुड। चलिए, व्हेन ईवे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, अब आपको ईवे बिल जो है कैसे जनरेट होगा? तो देखो, रोड होगा, रेलवे होगा, एयर और वेसल होगा, ये तीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट उन्होंने लिए हैं आपको ईवे बिल जनरेट करने के लिए। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो। जब आप रोड से ट्रांसपोर्ट करते हो तो रोड से ट्रांसपोर्ट करते वक्त ईवे बिल टू बी जनरेटेड बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये यहाँ पे बॉक्स करो या इसको हाईलाइट करो। जब भी बाय रोड ट्रांसपोर्ट करोगे तो यहाँ पे ईवे बिल जो है आपका मूवमेंट के पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब सर उनका कहना क्या है? मूवमेंट के पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए मतलब क्या? मतलब पार्ट ए एंड पार्ट बी, ओके, पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीटेड, ओके, दोनों पार्ट आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए तो ही आप यहाँ पे गुड्स की मूवमेंट कर सकते हो। तो अब यहाँ ये तो बात क्लियर हो गई कि दो कंप्लीट ईवे बिल बन जाना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, वो क्या कि वैसे तो पार्ट ए और पार्ट बी अ पर्सन हु कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स उसे बनाना पड़ेगा, लेकिन पार्ट बी की इंफॉर्मेशन
यहाँ आप ट्रांसपोर्टर को ऑथराइज कर सकते हो, क्योंकि वो जनरली ट्रांसपोर्ट डिटेल्स होती है, तो आपका ट्रांसपोर्टर भी पार्ट बी की इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन दो टाइप के होते हैं, अब उसको ही मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन दो टाइप के होते हैं, एक सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन, एक थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टेशन। सर इसमें क्या डिफरेंस है सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन और थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टेशन में? सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब बेटा कि आपका खुद का ही ट्रक है, खुद का ही व्हीकल है, ओके, या फिर आपने किसी का व्हीकल हायर किया हुआ है, रेंट पे लिया हुआ है, आप उसकी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नहीं ले रहे हो, आपने ट्रक हायर किए 1 महीने के लिए, रेंट दे रहे हो, पर आप किसी कोई ट्रांसपोर्टर का सर्विस नहीं ले रहे हो, तो हायर किया हुआ है। या कोई पब्लिक कन्वेंस होते हैं, पब्लिक कन्वेंस मतलब बसेस है, बसेस में भी गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, वो बस के ऊपर देखे होगे आपने रखे होते हैं बॉक्सेस वगैरह, तो कोई पब्लिक कन्वेंस है। तो अगर आपका ओन व्हीकल होगा या हायर्ड व्हीकल होगा या पब्लिक कन्वेंस होगा, तो इसमें पार्ट ए और बी की इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स उसको ही कंप्लीट करनी पड़ेगी। और क्योंकि आपका खुद का व्हीकल है तो ऑब्वियस है पार्ट ए और पार्ट बी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, या हायर्ड होगा या पब्लिक कन्वेंस होगा तो उसको ही कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन आपने स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्टर अपॉइंट किया होगा, कम ऑन यार, ओके ध्यान सुनना, आपने स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्टर अपॉइंट किया होगा, तो ये सिचुएशन में पार्ट ए की इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स वो कंप्लीट करेगा। ओके क्यों? क्योंकि इनवॉइस की डिटेल्स वो डालेगा, पार्ट ए में जनरली इनवॉइस की डिटेल्स होती है, और पार्ट बी की इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टर भी कंप्लीट कर सकता है। अगर आप ट्रांसपोर्टर को असाइन कर दो तो ट्रांसपोर्टर भी पार्ट बी की इंफॉर्मेशन यहां पे कंप्लीट कर सकता है, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है बाय रोड। ठीक है, अब थोड़ा ट्रांसपोर्टर पे आएंगे। ओके, ये कंसेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। अगर ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड है, ओके, तो ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड है, तो मैंने अकाउंट्स और रिकॉर्ड में आपको बताया था, क्योंकि अनरजिस्टर्ड है तो उसको यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ता है। ओके, यहाँ पे ये समझा क्या, यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ता है, और अगर उसके पास एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है, ओके, यानी मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है, तो कॉमन यूईएन लेना पड़ता है। ओके, ये हम अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉमन यूईएन क्यों? क्योंकि इतने सारे जीएसटीएन हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, तो वो ट्रांसपोर्टर कॉमन यूईएन ले सकता है। ये पॉइंट याद आ रहा है क्या सभी को? ये वाला पॉइंट सभी को याद आ रहा है क्या? चलो, यस, वेरी गुड। तो ये था रिगार्डिंग टू रोड ट्रांसपोर्ट। अब रेलवे और वेसल में एक पार्ट आपको बता दूं, उन्होंने गवर्नमेंट ने रेलवे और वेसल में एक आपको ये बेनिफिट दिया है कि जब भी आपका गुड्स बाय रेल जा रहा है या वेसल जा रहा है, तो पार्ट ए की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करके आप हैंड ओवर कर दो। हाँ, आप पार्ट ए की इंफॉर्मेशन करके आप मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हो, रेलवे को दे दो, वेसल को दे दो, एयरक्राफ्ट को दे दो। पार्ट बी की इंफॉर्मेशन आपने मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद भी किया तो भी चलेगा, पार्ट बी की इंफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद भी कंप्लीट किया तो भी चलेगा, लेकिन आपके जो कंसाइनी है उसको रिसीव होने के पहले आपने पार्ट बी कंप्लीट करना चाहिए, अदरवाइज उसको डिलीवर नहीं किया जाएगा। डिफरेंस क्या है? बाय रोड जो देखा जाए तो उसमें पार्ट ए प्लस पार्ट बी दोनों इंफॉर्मेशन पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी, और बाय रेल, एयर और वेसल जा रहा होगा तो उसमें जहां तक है पार्ट ए की इंफॉर्मेशन आप कंप्लीट कर दो, बी की थोड़ा बाद में भी किया तो चलेगा, मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद, पर डिलीवरी के पहले, पर डिलीवरी के पहले। तो देखो, ई-वे बिल रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लायर या रिसिपिएंट कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। दूसरा, इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी बिफोर, आप पहले भी कंप्लीट कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, आप पहले भी कंप्लीट कर सकते हो, या नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है आफ्टर, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ गुड्स भी आप कर सकते हो, बट इट शैल नॉट बी डिलीवर्ड अनलेस ई-वे बिल इज प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। यानी आप बी, पार्ट बी की इंफॉर्मेशन बाद में भी करो, पर वो कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बिना गुड्स को डिलीवर्ड नहीं किया जाएगा। ये समझा क्या? यस और नो बोलिए, मुझे आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए ये चार्ट में बेटा। ओके, ये समझा क्या? वेरी गुड। ओके, बताओ, थ्योरी से ये चार्ट इजी लग रहा है ना आपको? ई-वे बिल जब थ्योरी में पढ़ते हो, थ्योरी से ज्यादा ये चार्ट इजी लग रहा है ना आपको? यस, वेरी गुड। अब आता हूं यहां पे स्पेशल केस में बाद में लूंगा, पहले ये तो हो गया। अब नीचे के पार्ट को कंप्लीट करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस बार इसमें अमेंडमेंट्स भी हैं। वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल में आ जाओ, वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल में आ जाओ।
अब सुनिए ध्यान से, एक एक पॉइंट ध्यान सुनिएगा। और इस बार पहले 100 किलोमीटर था, अब 200 कर दिया गवर्नमेंट ने। ओके, तो यानी और आपको ज्यादा टारगेट दे दिया है वैलिडिटी में। अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो और इन केस ऑफ ओवर डायमेंशनल कार्गो। अब बेटा मैं आपको बता दूं कि ये ओवर डायमेंशनल कार्गो मतलब क्या होते हैं कि वो आपने बड़े बड़े ट्रक देखे होंगे, कंटेनर्स लगे होते हैं। आप डाल देना गूगल सर्च में, आपको दिख जाएगा। और जस्ट इतना टाइप कर देना ओवर डायमेंशनल कार्गो, तो आपको दिख जाएगा। अगर आपका कार्गो अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो होगा, अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो होगा, तो आपकी ईवे बिल की वैलिडिटी अप टू 200 किलोमीटर्स, पहले 100 ही था, अब टारगेट ज्यादा दे दिया है, तो आपका 200 किलोमीटर्स का होगा, तो एक ही दिन की ईवे बिल की वैलिडिटी मिलेगी। ठीक है। और आपका किलोमीटर्स कैसे निकाला जाता है, तो आपका प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, आप डेस्टिनेशन का पिन देते हो, डिस्पैच का पिन देते हो, उससे वो कैलकुलेट हो जाता है। तो अब ऐसे सिचुएशन में पहले 100 था, अभी 200 कर दिया गया है। एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट उन्होंने यहाँ पे कर दी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कर दिया। तो अप टू 200 किलोमीटर्स एक दिन का वैलिडिटी है, और फॉर एवरी एडिशनल 200 किलोमीटर्स और पार्ट देर ऑफ एक दिन का और मिलेगा। मतलब अब मुझे ये बताओ कि अगर आपका यहाँ पे 750 किलोमीटर्स होगा, ओके, डिस्टेंस मूवमेंट का 750 किलोमीटर्स होगा, तो वैलिडिटी कितनी है बेटा? 750 किलोमीटर्स होगा तो वैलिडिटी कितनी है? बिल्कुल सही, 4 डेज। मतलब 200 के लिए 1 और पार्ट भी होगा तो उसको पूरा दिन आपको वैलिडिटी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद में यहाँ पे ओवर डायमेंशनल कार्गो में कोई अमेंडमेंट नहीं है। पहले भी 20 किलोमीटर्स थी, अभी भी 20 किलोमीटर्स है। मतलब आपकी ईवे बिल की वैलिडिटी ओवर डायमेंशनल कार्गो होगा तो उनको टारगेट कम है, तो आप एक दिन में 20 किलोमीटर कंप्लीट किए तो भी चलेगा। तो अप टू 20 किलोमीटर्स 1 डे, और 20 किलोमीटर्स और पार्ट डे ऑफ, तो एडिशनल 1 डे आपको मिल जाएगा, एडिशनल 1 डे आपको मिल जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे ईवे बिल की वैलिडिटी है। फिर एक बेसिक सवाल आपका ये आता है कि सर अब मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ 200 किलोमीटर एक दिन के अंदर, मेरा तो ईवे बिल यहाँ पे जो है इनवैलिड हो जाएगा। इनवैलिड अगर ईवे बिल हो गया और बाद में आपका ट्रक रोका गया, तो आपका ट्रक तो जब्त हो सकता है, कॉन्फिस्केट हो सकता है, डिटेन हो सकता है, सीज हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में सर कोई रीजन की वजह से 200 किलोमीटर, बहुत तेज बारिश थी, या फिर लॉकडाउन हो गया, या फिर एक्सीडेंट हो गया, कोई भी रीजन की वजह से आप वो 200 किलोमीटर का टारगेट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, या जो भी आपका टारगेट है विद इन दैट नंबर ऑफ डेज आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो सर फिर हम क्या करें? तो वो सिचुएशन में आपने अप्लाई करना चाहिए, बहुत इजी कर दिया उन्होंने, अप्लाई करना चाहिए ईवे बिल एक्सटेंड करने के लिए, और विद इन 8 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सपायरी। मतलब क्या कि आप पहले भी अप्लाई कर सकते हो। चलो पहले नहीं अप्लाई किया तो जब आपका ईवे बिल एक्सपायर हो जाएगा, मतलब एक दिन कंप्लीट हो जाएगा, या आप 750 किलोमीटर्स हो गए, तो 750 किलोमीटर्स 4 दिन में होने चाहिए, और 4 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके 8 घंटे में, सुनिए, उसके 8 घंटे में आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अभी एक्सटेंशन इजी वे में मिल जाता है आपको, पर आपको यहाँ पे ओके मैंने कहा ना बेटा, गूगल सर्च में डालना, तुझे पिक मिल जाएगी ना ओवर डायमेंशनल कार्गो के। गूगल सर्च में जा, ओवर डायमेंशनल कार्गो लिख, और उसके इमेजेस देख, दिख जाएगा तुझे। वो बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े कंटेनर, बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं, वो ओवर डायमेंशनल कार्गो होते हैं। ठीक है, तो ये जहां तक है ईवे बिल में भी एक्सटेंडेड अप टू 8 आवर्स में आप एक्सटेंड कर सकते हो। अब मैं एक कंसेप्ट स्पेशली आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, मल्टी मॉडल शिपमेंट वेयर वन लेग इन शिप द अबव बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। मतलब क्या मल्टी मॉडल शिपमेंट? पहले इस वर्ड को समझ लो, मल्टी मॉडल शिपमेंट। ये मल्टी मॉडल शिपमेंट क्या होती है समझ लो। यहां पे नागपुर है, नागपुर है, यहां से ट्रेन में गुड्स मुंबई आया, ट्रेन से आया मुंबई, फिर यहां पे रेलवे प्लेटफॉर्म से बाय ट्रक गुड्स पोर्ट पे गया। मतलब पहला ट्रेन, बाद में ट्रक, फिर यहां से ये गुड्स वेसल में गया, फिर यहां से ये जो है समझ लो, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, विशाखापट्टनम यही होगा ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल ले रहा हूं कि कोई दूसरे पोर्ट, इंडिया में कोई दूसरे पोर्ट पे विशाखापट्टनम वगैरह पोर्ट से आया, और फिर यहां से वापस ट्रेन में
और जो कंसाइनी है उसके प्लेस पे चले गया। ओके, फिर ट्रेन ट्रक वगैरह जो भी है। तो इसमें ओके, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के अलग अलग मॉडल यूज किए गए, ट्रेन ट्रक वेसल ट्रेन वगैरह अलग अलग मॉडल यूज किए गए। तो अगर ये मल्टी मॉडल शिपमेंट होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग मॉडल यूज किए गए, तो वो सिचुएशन में अगर उसका एक लेग जो है शिप होगा, कंडीशन देखो, पहले तो मल्टी मॉडल होना चाहिए जिसमें एक लेग शिप होना चाहिए। अगर ये शिप नहीं होगा तो फिर आपका जो 200 किलोमीटर और 20 किलोमीटर वाला क्राइटेरिया ओवर डायमेंशनल अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो वही रहेगा। लेकिन अगर एक लेग शिप होगा तो ये सिचुएशन में जो भी पर्सन ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसके पास दोनों भी ऑप्शन है। यानी वो वन डे 200 वाला भी ले सकता है, इसको ओवर डायमेंशनल कार्गो या नॉर्मल कार्गो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। अगर उसका एक लेग शिप का होगा तो उसको कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, वो चाहे कोई भी कैसा भी कार्गो हो, वो दोनों में से 200 किलोमीटर या 20 किलोमीटर वाला दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकता है। सिंपल छोटा सा कार्गो होगा तो भी वो यहाँ पे 20 किलोमीटर वाला भी ऑप्शन ले सकता है। ओके, तो आपको ये पॉइंट समझ में आया क्या बेटा? मैं रुकूंगा ये पॉइंट के लिए, आपके कोई डाउट्स हो गए तो मैं जरूर सॉल्व करूंगा। ये पॉइंट समझ में आया क्या आपको? एक बार फिर से, अगर मल्टी मॉडल शिपमेंट होगी जिसमें एक लेग शिप में होगा और जो बंदा ईवे बिल जनरेट कर रहा है उसकी वैलिडिटी जो है वो ओवर डायमेंशनल कार्गो या उससे कोई उसका लेना देना नहीं है, वो दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकता है। वो 200 किलोमीटर वाला भी ऑप्शन ले सकता है और यहाँ पे वो जो है 20 किलोमीटर वाला भी ऑप्शन ले सकता है। बेटा बाकी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों नहीं मुझे रिप्लाई कर रहे हैं? ओके, यहाँ यस, हाँ वेरी गुड, ये हुई ना बात। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, वैलिडिटी पीरियड। अब वैलिडिटी पीरियड कैसे काउंट होता है, ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये इसके लिए मैंने नीचे एग्जांपल भी लिया है। यहाँ पे वैलिडिटी पीरियड शैल बी काउंटेड फ्रॉम द टाइम एट विच ईवे बिल हैज बीन जनरेटेड आफ्टर कंप्लीशन of information in part B by the transporter. Okay, each day be counted as 24 hours. हाँ चलो, अब मैं थोड़ा आपको ये वाला पार्ट समझा देता हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट यहां से देखो। ठीक है, 10 अप्रैल को, हाँ 10 अप्रैल को यहाँ आपको कुछ ऐड भी करना है। यहाँ पे 10 अप्रैल को अगर आपने ईवे बिल बनाया सुबह 10 AM को, तो अगले नेक्स्ट डे का, हाँ पहला दिन आपका कैसे काउंट होगा? ध्यान सुना, आपका पहला दिन कैसे काउंट होगा? पहला दिन यहां पे नेक्स्ट डे का मिडनाइट, यानी ये वन डे पहला दिन कैसे काउंट होगा? नेक्स्ट डे का मिडनाइट, यानी यहां पे 11th और 12th अप्रैल का मिडनाइट। यहां लिख दो 11-12 अप्रैल का मिडनाइट, यानी पहले दिन के लिए आपको ज्यादा टाइम भी मिल सकता है, यहाँ थोड़ा ये यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आ गया है। मैंने लास्ट सेशन में कुछ अलग कहा था क्योंकि तब क्लैरिफिकेशन नहीं था, अब आ गया है हम यहाँ पे ICAI से अभी नए मॉड्यूल में। आपका दिन कैसे काउंट होगा, ध्यान सुनिएगा। एक सवाल है, अगर सर शिप नहीं होगी तो फिर क्या? शिप नहीं होगी तो फिर वो 200 किलोमीटर और 20 किलोमीटर वही ऑप्शन रहेगा, क्यों ना वो मल्टी मॉडल हो। लेकिन आपको एक दिन अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो होगा तो वो सिचुएशन में यहाँ पे 200 किलोमीटर और ओवर डायमेंशनल कार्गो होगा तो 20, वो नॉर्मल वाला ऑप्शन। एक लेग शिप में होगा तो आप फ्री है फिर। ये समझ में आया क्या? तो ऐसे अब देखो, आपका पहला दिन, ये पहला दिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहला दिन दूसरे दिन की जो मिडनाइट होगी, हिंदी में लिख देना, ये दूसरे दिन की यानी 11th और 12th अप्रैल की जो मिडनाइट 12 AM तक आपका पहला दिन वैलिड रहेगा, और उसके बाद में 24 आवर्स का काउंट चलेगा, 12 AM टू 12 AM, ऐसा 24 आवर्स का काउंट चलेगा। ये समझा क्या आपको बेटा? ये स्पेशली समझा क्या आपको कैसे निकालना? डन, वेरी गुड। तो ये इस तरह से काउंट किया जाएगा। दूसरा वो कहते हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी बाय ट्रांसपोर्टर। अब देखो इसका एक केस लेना चाहूंगा। अरे सिंपल है यार, अगर 10 तारीख को सुबह 10 बजे आपने ईवे बिल बनाया, तो सुबह 10 बजे से, यानी एक दिन आप ऐसा मत लेना ये 10 बजे से दूसरा 10 बजे नहीं, पहला दिन आपको 11 तारीख, 10 तारीख कंप्लीट हो गई, फिर 11 तारीख आई, फिर 11 तारीख पूरा दिन चला, और रात को 12 बजे फिर 12 तारीख चालू होने वाली है, तो आपका पहला दिन कौन कितना रहेगा? तो 10 तारीख का पूरा दिन, 11 तारीख का पूरा दिन, ओके, ऐसे 12 AM तक आपका चलेगा। अब समझा क्या? अब समझा क्या? यानी पहला दिन का स्पैन आपका बहुत बड़ा रहेगा, इसलिए आप सुबह बनाते हो तो बड़ा, ओके, शाम को 8 बजे बनाते हो तो उसके हिसाब से आपका रहेगा। चलो, अब बहुत अच्छे से समझा। तो ऐसा 10 का पूरा दिन, फिर 11 का पूरा दिन, और रात को 12 बजेंगे, ओके, 12 बजेगा, घंटा बजेगा, और आपका पूरा दिन लिया जाएगा। चलो ठीक है। तो पहला दिन का स्पैन कितने आवर्स का हो जाएगा? काउंट करो, बोला पहला दिन का स्पैन कितने आवर्स का हो जाएगा? सुबह 10 से रात को 12, यानी कितने घंटे हो गए? 14 घंटे, प्लस दूसरे दिन के पूरे 24, यानी 34 आवर्स का पहला स्पैन हो जाएगा मेरे हिसाब। सही है, 34 आवर्स का ही होगा ना? 38 आवर्स का कैसे हो जाएगा? अरे सुबह 12 से 12 प्लस 2 घंटा, 34 आवर्स का होगा ना? नहीं, 38 आवर्स का। बराबर है, 38 आवर्स का बराबर है। 38 आवर्स का होगा। यस बेटा। चलिए, अब उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें, अब समझ लो मैंने सैटरडे को ईवे बिल बनाया, पार्ट ए की इंफॉर्मेशन मैंने दे दी, सैटरडे को पार्ट ए की इंफॉर्मेशन मैंने दे दी, और ट्रांसपोर्टर को कहा कि तूने मंडे को, तूने पार्ट बी की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करना, उसने मंडे को पार्ट बी की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करके ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया। तो मेरा टाइम, मेरा पहला दिन कहां से लिया जाएगा, सैटरडे या मंडे? तो वो कहते हैं जब पार्ट बी की इंफॉर्मेशन बाय रोड कंप्लीट हो जाएगी, पार्ट बी की इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, वहां से तुम्हारा टाइम काउंट किया जाएगा। ठीक है, वहां से तुम्हारा टाइम काउंट किया जाएगा। चलिए, तो ये था यहां पे जहां तक देखा जाए वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल, नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ ईवे बिल। तो ये मैंने यहाँ समरी तो ली है, पर अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा नोट से आपने पढ़ लेना बाद में। ओके, मेन तो मैंने ले लिए कि जहाँ ईवे बिल की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इवन दो आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 10 करोड़ क्यों ना हो, ईवे बिल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो कितना? नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ओके, कितना? नॉन टैक्सेबल सप्लाई। उसके बाद में ज्वेलरी और प्रीशियस स्टोन्स ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो मुझे याद आता है, ज्वेलरी और प्रीशियस स्टोन्स, ये बड़ा डिस्कशन हुआ था कि अगर ज्वेलरी ट्रांसपोर्ट हो रही है, प्रीशियस स्टोन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, और इसका ईवे बिल बना लिया गया, तो इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी। ओके, कि भाई ये ट्रक से ज्वेलरी जा रही है, प्रीशियस स्टोन जा रहा है, तो लूट होने के पूरे चांसेस है। इसलिए उन्होंने ईवे बिल के बाहर रखा, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन लीक नहीं करना चाहते। करेंसी, सेम रीजन है करेंसी का। ओके, करेंसी जा रही है कोई ट्रक से या कैरेज से, और उसका ईवे बिल बना, तो वो सिचुएशन में गड़बड़ हो जाएगी, लूट मच जाएगी। बेटा क्यों कंफ्यूज हो रहे हो सर? अगर 10 अप्रैल को 7 PM को स्टार्ट होगा, तो भी वो आपका पहला दिन अगले दिन के मिडनाइट ही लिया जाएगा ना बेटा, अगले दिन के मिडनाइट ही लिया जाएगा। मतलब 10 अप्रैल को 7 बजे, मतलब आपको 7 बजे, यानी 5 घंटे ये, और अगले दिन के 24 घंटे, यानी 24 + 5, 29 आवर्स आपका पहला दिन रहेगा। 29 आवर्स आपका पहला दिन रहेगा।
कि उसमें आप एक फंडा लेके चलो, आप ये दिन कभी भी ईवे बिल जनरेट करो अगले दिन की मिडनाइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे करेंसी, उसके बाद में पोस्टल या बैगेज, उसका नहीं चाहिए। पर्सनल इफेक्ट हो गए तो नहीं। एम्प्टी कार्गो कंटेनर ट्रांसपोर्टेड बाय नॉन मोटराइज व्हीकल, एम्प्टी कार्गो कंटेनर तो नहीं। अगर आपका नॉन मोटराइज व्हीकल से यानी बुलक कार्ट वगैरह से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो ईवे बिल नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईवे बिल बाय रोड सिर्फ जो है मोटराइज व्हीकल है उसको ही लगेगा। मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं लगता ईवे बिल। शेड्यूल 3 का सप्लाई होगा तो ईवे बिल की जरूरत नहीं है। ओके, सप्लाई अंडर कस्टम सुपरविजन होगा तो वेयर हाउस है वगैरह तो ईवे बिल की जरूरत नहीं है। और देर आर मोर केसेस नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ ईवे बिल, ओके, जो आप रेफर नोट से करो, पर मैंने मेन तो आपको बता दिए है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स टू बी कैरिड आउट बाय पीआईसी, पीआईसी का मतलब लिख दो पर्सन इन चार्ज, पीआईसी मतलब पर्सन इन चार्ज। मतलब जब भी ट्रांसपोर्टर गुड्स ट्रांसपोर्ट करेगा तो उसको अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स रखना जरूरी है। कौन कौन से उसको अपने साथ डॉक्यूमेंट्स रखना जरूरी है तो ये देख लो। ओके, इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान और बिल ऑफ एंट्री। मतलब जब वो ट्रांसपोर्ट करेगा तो इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान या बिल ऑफ एंट्री अपने साथ रखना पड़ेगा। अ कॉपी ऑफ ईवे बिल इन फिजिकल फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ईवे बिल की कॉपी जो है फिजिकल फॉर्म में भी चलेगी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी चलेगी। और मैप टू आरएफआई डिवाइस एम्बेडेड इन अ कन्वेंस, फ्यूचर में रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस रहेगा और वो आपके कन्वेंस में रहेगा। अभी तो नहीं आया है पर फ्यूचर में आएगा। ओके, गवर्नमेंट कंपलसरी करेगी और वो आरएफआई रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस आपके कन्वेंस में होना जरूरी है। लेकिन मैं आपको कहूँ कि आपका अगर ईवे बिल बना होगा तो ये भी आपको फिजिकली कैरी करने की जरूरत नहीं है, वो ईवे बिल ही मैप हो जाएगा। ओके, और उसका क्यूआर कोड से ही सब यहाँ पे डेटा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। नॉट अप्लीकेबल फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय रेल और बाय एयर और बाय वेसल। हाँ, ये जो डॉक्यूमेंट है ये ट्रांसपोर्टर कैरी करेगा, ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो ट्रांसपोर्टर कैरी करेगा अपने साथ। ओके, लेकिन ये जो है ये प्रोविजन अगर रेल से जा रहा है, एयर से जा रहा है, वेसल से जा रहा है तो वो सिचुएशन में अप्लीकेबल नहीं होगा। स्पेशली क्लॉज बी वाला, ये जो नॉट अप्लीकेबल है क्लॉज बी वाला पार्ट, ए नहीं, ए में तो इनवॉइस रखना पड़ेगा, पर ईवे बिल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रेल, एयर और वेसल से जा रहा है नहीं भी रखा तो चलेगा। और रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस भी वहां इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्पेक्शन ऑफ ईवे बिल, भाई गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ओके, अब उसका इंस्पेक्शन होगा। इसमें मैंने दो पार्ट किए। इंस्पेक्शन के वक्त कमिश्नर के क्या राइट्स है और पर्सन के क्या राइट्स है। ओके, तो यह ऑफिसर जो है आपके कन्वेंस को इंटरसेप्ट कर सकता है टू वेरीफाई द ईवे बिल, ठीक है, ईवे बिल वो वेरीफाई कर सकता है। राइट टू इंस्टॉल रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस रीडर, ओके, राइट टू फिजिकली वेरिफिकेशन ऑफ कन्वेंस, मतलब आपके रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफआई डिवाइस होगा तो उसके साथ वो मैपिंग कर सकता है, यानी उसके पास एक मशीन होगा आपके आरएफआई से कनेक्ट कर देगा, वो डेटा यहाँ पे या कैप्चर करेगा। कन्वेंस का वेरिफिकेशन, यानी आपके कन्वेंस में क्या क्या रखा गया उसका पूरा वेरिफिकेशन रिपोर्ट वो बना सकता है इन बिटवीन आपको रोक के। और वो अपनी रिपोर्ट जो है कॉमन पोर्टल पे सबमिट करेगा। तो देखो कनेक्टेड है थोड़ा, ओके, तो इधर आ जाना। वो अपनी रिपोर्ट जो है कॉमन पोर्टल पे सबमिट करेगा। ओके, पहली तो टू बी रिकॉर्डेड ऑनलाइन इन द फॉर्म ऑफ EWB03। पार्ट ए में वो पहले 24 घंटे के अंदर अंदर समरी रिपोर्ट दे देगा, कि समरी देगा पार्ट ए में कि भाई मैंने ये कन्वेंस को रोका, ये गुड्स दिखे, ये अपनी मेरी रिपोर्ट है। और उसकी फाइनल रिपोर्ट जो है वो अपने 3 दिन में और एक्सटेंडेबल फर्दर 3 डेज में सबमिट करेगा। ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कन्वेंस एक बार रोका गया और ये 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ गई तो इसके बाद कन्वेंस को नहीं रोका जाता है इन अ सेम स्टेट, या आगे के कोई भी स्टेट में नहीं रोका जाता है जब तक कोई डाउट ना हो कि बाद में कोई फ्रॉड किया हो, तब तक रोका नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ा फायदा है। एक बार आपका रिपोर्ट बन गया, समरी रिपोर्ट रोका गया कहीं पे और उसने 24 घंटे के अंदर डाल दिया, तो फिर इसके आगे आपको कोई भी स्टेट में नहीं रोका जाएगा जब तक कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो कि कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो ये था राइट ऑफ पर्सन। इफ व्हीकल इज डिटेन मोर देन 30 मिनट्स और ट्रांसपोर्टर में अपलोड द इंफॉर्मेशन इन EWB04 ऑन कॉमन पोर्टल। मतलब एक तरह की ये कंप्लेंट है, किसी का भी व्हीकल अननेसेसरी 30 मिनट से ज़्यादा रोका गया या इंस्पेक्शन के लिए रोका गया तो वो अपनी, अब देखो क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है,
अगर 30 मिनट से ज़्यादा अगर कन्वेंस को रोका गया, ये बहुत लोगों को पता नहीं है, ट्रांसपोर्टर को पता नहीं है, तो वो भी कॉमन पोर्टल पे जाके EWB04 में डाल सकता है कि मेरा 30 मिनट से ज़्यादा कन्वेंस रोका गया। जैसे ही इसने EWB04 में इंफॉर्मेशन दी, तो फिर जो भी ऑफिसर ने ये ट्रक रोका उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि वो पार्ट ए और पार्ट बी की समरी रिपोर्ट देगा। अकाउंटेबिलिटी है वो। इसलिए यहाँ पे डरना मत, जब भी आपका कन्वेंस रोका गया तो आप इमीडिएट 30 मिनट से ज़्यादा रोका गया EWB04 फाइल कर दो। जैसे आपने फाइल कर दिया उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी आ जाती है कि वो ये पूरी इंफॉर्मेशन अब सबमिट करना उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, नॉन कंप्लायंस ऑफ इवेबल। ओके, तो ये केस में सेक्शन 122 के कॉन्सिक्वेंसेस और 129 के कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं। टैक्सेबल पर्सन ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स, ओके, ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स लायबल टू पेनल्टी 10,000 और टैक्स इवेडेड विच एवर इज है। तो जो भी टैक्सेबल पर्सन जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो उसके ऊपर जो है यहाँ पे पेनल्टी आ जाएगी 10,000 या टैक्स इवेडेड विच एवर इज हायर। और गुड्स आल्सो लायबल टू कॉन्फिस्केशन, कन्वेंस आल्सो लायबल टू कॉन्फिस्केशन। तो ये सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस उसके ऊपर आ सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन और कैंसलेशन ऑफ ईवे बिल, इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको दो पार्ट में लिया, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, कैंसलेशन ऑफ ईवे बिल। ओके, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन यहाँ पे मतलब क्या कि समझ लो ऐसा लग रहा है कि ईवे बिल जो है यहाँ पे गलत बन गया या गलत आपके नाम का बन गया, तो बाय रिसिपिएंट उसको कैंसिल करता है और इफ रजिस्टर्ड, और सप्लायर भी उसको जो है यहाँ पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है, पर जनरली रिसिपिएंट करता है, वो रजिस्टर्ड है। विद इन 72 आवर्स बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर और एल्स डीम एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। ओके, अब मैं आपको ये पॉइंट समझा देता हूँ। ओके, लास्ट वीक की बात है, एक एसएमएस, क्योंकि इसका एसएमएस शूट होता है, ईवे बिल बनता है, तो एक एसएमएस आया कि भाई 8 लाख के गुड्स का ईवे बिल मेरे नाम पे बना, हमारे जीएसटीएन के नाम पे बना। तो मैंने जैसे वो एसएमएस देखा, मेरा अकाउंट डिपार्टमेंट को भेजा कि यार किसका ईवे बिल बना, अपन ने कोई गुड्स तो खरीदा नहीं। ओके, किसका बना है ये ईवे बिल? हम भी सरप्राइज हो गए, क्यों? क्योंकि अगर हमारे जीएसटीएन में पे ईवे बिल बना है तो आगे फ्यूचर में जब भी स्क्रूटिनी होगी तो ऑफिसर पूछेगा तुम्हारे नाम का ईवे बिल है, परचेस कहाँ है? क्योंकि अगर मैंने परचेस नहीं रिकॉर्ड की तो मुश्किल हो जाएगा। ओके, मेरे GSTR 2 में GSTR 2A में नहीं दिख रहा है, तो वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी मानी जाएगी। तो मैं डर गया एकदम से कि किसने बनाया यार अपने नाम पे ईवे बिल। ठीक है, तो अब समझ लो आपको गलती से आपके नाम का ईवे बिल बन गया जीएसटी में, आपको डिटेल्स आ गई, तो आप 72 घंटे के अंदर उसको कैंसलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, या बिफोर डिलीवरी ऑफ द गुड्स, आप अभी तक आपको डिलीवरी नहीं आया है तो बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स है, विच एवर इज अर्लियर, आपको जो है यहाँ पे कैंसलेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कैंसलेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो वो केस में जब मैंने कहा कैंसिल कर दे, पर फिर हमको पता चला कि अरे वो पेन ड्राइव खरीदे थे उसका ईवे बिल है, तो ये बाद में पता चला। लेकिन यस, आपके पास राइट्स है कि आप कैंसिल कर सकते हो। अगर 72 घंटे या डिलीवरी के पहले आपने उसको कैंसिल नहीं किया तो डीम टू बी एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। सॉरी, कैंसलेशन नहीं, रिजेक्शन बोल रहा हूं मैं। ओके, रिजेक्शन जो है आपने नहीं किया तो वो डीम टू बी एक्सेप्टेंस माना जाएगा। कैंसलेशन ऑफ बिल, गुड्स नॉट ट्रांसपोर्टेड या गुड्स नॉट ट्रांसपोर्टेड एज पर द डिटेल्स फर्निश, तो 24 घंटे के अंदर समझ लो ईवे बिल जनरेट हुआ और बाद में आपने डिसीजन लिया कि नहीं ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, या गलती से गलत इंफॉर्मेशन चली गई, तो आप 24 घंटे के अंदर उसको कैंसिल कर सकते हो। ओके, 24 घंटे के अंदर कैंसिल कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट, कैन नॉट बी कैंसिल इफ वेरीफाइड इन ट्रांजिट। लेकिन अगर आपका कन्वेंस वेरीफाई हो गया, किसी इंस्पेक्शन में अटक गया ट्रांजिट में, तो फिर आप कैंसिल नहीं कर सकते हो क्योंकि उसका वेरिफिकेशन हो गया। लेकिन 24 घंटे के अंदर अगर आपका कन्वेंस का वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा तो आप कन्वेंस को वापस बुला सकते हो, और कन्वेंस को वापस बुला के जो है यहाँ पे ईवे बिल कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, डन। ये सप्लायर की भी वैलिडिटी सेम है, सप्लायर की भी वैलिडिटी यही है 72 आवर्स और बिफोर डिलीवरी। चलिए, तो ये हुआ जनरल डिस्कशन। अब मैं कुछ स्पेशल डिस्कशन पे आऊंगा, ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स। ओके, अब देखो ट्रांसशिपमेंट ऑफ द गुड्स में कंसाइनर और रिसिपिएंट हु हैज फर्निश्ड पार्ट ए और ट्रांसपोर्टर can assign the EWA bill to another registered transporter to update part B of EWA bill for the further movement of goods. Only one EWA bill is required. ठीक है, ये पॉइंट को समझ लो। ट्रांसशिपमेंट मतलब कन्वेंस चेंज हो रहा है, आपका गुड्स जो है जाने वाला है महाराष्ट्र से दिल्ली, आपका गुड्स महाराष्ट्र से दिल्ली जाने वाला है।
ठीक है, आई बात समझ में। अब इसमें इन दौरान बीच में ये जो गुड्स है गुजरात में ट्रक चेंज होगा, यानी ट्रांसपोर्टर जो है, ट्रांसपोर्टर यहाँ से गुजरात लेके जाएगा। ओके, ये ट्रक गुजरात जाएगा और गुजरात जाने के बाद यहाँ पे दूसरे ट्रक से ट्रांसशिप होगा और दूसरे ट्रक से या कन्वेंस से या ट्रेन से या जो भी हो, ओके, कन्वेंस चेंज हो रहा है, यहाँ से दिल्ली जाएगा। ओके, यहाँ पे तो इस यहाँ से गुड्स ये ट्रक में शिफ्ट हो जाएंगे या कन्वेंस में शिफ्ट हो जाएंगे। इसको कहते हैं ट्रांसशिपमेंट, इसको कहते हैं ट्रांसशिपमेंट। ठीक है, तो अब देखो, जब ये बंदे ने, और पर्सन हु कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये बंदे ने जब ईवे बिल बनाया होगा, ईवे बिल बनाया होगा, तो ईवे बिल में यहाँ पे जो है पार्ट ए की इंफॉर्मेशन और पार्ट बी की इंफॉर्मेशन। पार्ट बी की इंफॉर्मेशन में व्हीकल नंबर और डॉक्यूमेंट दिए होंगे। तो ये व्हीकल नंबर तो ये जो हमारा पर्पल यहाँ पे है इसका दिया होगा, इस कन्वेंस का दिया होगा, लेकिन बाद में व्हीकल चेंज हो रहा है, बाद में कन्वेंस चेंज हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में पार्ट बी की इंफॉर्मेशन चेंज करनी पड़ेगी। तो ऐसे सिचुएशन में पार्ट बी की इंफॉर्मेशन, ओके, जो गुजरात से व्हीकल चेंज किया गया, तो ये जो गुजरात का ट्रांसपोर्टर है इसको असाइन किया जा सकता है कि वो पार्ट बी की इंफॉर्मेशन बाद में चेंज कर दे, यानी जब वो शिफ्ट करेगा तो पार्ट बी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे वो ओके चेंज कर देगा। नया ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है, जो आपने पहले ईवे बिल बनाया वही कंटिन्यू रहेगा, सिर्फ पार्ट बी की इंफॉर्मेशन उसमें चेंज कर दी जाएगी। क्लियर? तो ये था एक स्पेशल केस, ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स। अगर आपका बिल टू शिप टू मॉडल है तो ईवे बिल में दोनों ऑप्शन रहेंगे। ओके, पार्ट ए ऑफ ईवे बिल शैल कंटेन प्लेस ऑफ डिस्पैच, और उसमें आपको बिल टू शिप टू होगा तो आपको वो दोनों इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सॉरी बेटा, ठीक है, बिल टू शिप टू होगा तो आपको बिल टू और शिप टू की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और वो केस में भी एक ही ईवे बिल रहेगा, आपको दो अलग अलग ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही ईवे बिल में आपको ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, बिल टू किसको है और शिप टू किसको है। डन। उसके बाद में इनवॉइस रेफरेंस नंबर, IRN ईवे बिल में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। अगर IRN जनरेट करते हो तो यस, ईवे बिल ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा पार्ट ए, यानी इनवॉइस अगर आप अपलोड कर देते हो और ई जनरेट करते हो तो ईवे बिल पोर्टल आपका इंफॉर्मेशन कैप्चर कर लेगा। ठीक है, मल्टीपल कंसाइनमेंट, अब ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनना। मल्टीपल कंसाइनमेंट का, ट्रांसपोर्टर विल जनरेट द ईवे बिल इन फॉलोइंग केसेस, दो केसेस है, 1 और 2, ऐसे दो राउंड करो। पहला, इफ कंसाइनर और कंसाइनी हैज नॉट जनरेटेड ईवे बिल and value of goods carried in a conveyance is more than 50,000, generation of e-way bill 101 by transporter। मतलब क्या, अगर कंसाइनर और कंसाइनी दोनों ने भी ई-वे बिल जनरेट नहीं किया, क्योंकि दोनों भी अनरजिस्टर्ड है, दोनों भी अनरजिस्टर्ड है, या पर्सन हु कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, ओके, वो बंदा अनरजिस्टर्ड है, तो वो केस में अगर कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 के ऊपर जा रही है, सुनो, कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 के ऊपर जा रही है, तो वो सिचुएशन में ट्रांसपोर्टर को ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, और वो EWB 01 में जनरेट करना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट। अब दूसरा एक अलग ही पॉइंट है, जनरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड ई-वे बिल इन EWB 02 फ्रॉम EWB 01, और वो अप्लीकेबल ओनली फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रोड। एक तो क्या है कि EWB 01 ये एक एक कंसाइनमेंट का होता है भाई, ये कंसाइनमेंट का EWB 01, ये कंसाइनमेंट का EWB 01, लेकिन समझ लो कोई कार्गो एजेंसी है और ये कार्गो एजेंसी का ट्रक जा रहा है, और ये ट्रक जा रहा है यहां से पंजाब। ओके, ये ट्रक जा रहा है यहाँ से पंजाब। ठीक है, इस ट्रक में अलग अलग कंसाइनर जो है, ओके, समझ लो सप्लाई S1, S2, S3 और S4 अपने अपने गुड्स वो दे रहे हैं। ओके, और इसने अपने गुड्स का EWB 01 बनाया, इसने भी 01 बना लिया, इसने भी 01 बनाया, अपने गुड्स का EWB 01 बना लिया गया। ओके, तो आप अपना EWB 01 बनाने का, फिर उसके बाद में बाय रोड ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो इस ट्रक में कितने टोटल कंसाइनमेंट है, इस ट्रक में कितने टोटल कंसाइनमेंट है, तो वो केस में यहाँ पे EWB एक कंसोलिडेटेड बनेगा, EWB 02,
ओके, इससे आसानी क्या होगी कि इन बिटवीन अगर ट्रक रोका गया तो आपको हर EWB01 बताने की जरूरत नहीं है। आप जो इसका एक कंप्लीट मैनिफेस्ट बना लोगे EWB02, जो 1 के आधारित रहेगा, 1 के बेस पे बनाया जाएगा, वो EWB02 बना लिया तो भी चलेगा। और अगर इन बिटवीन रोका गया तो EWB02 बता दो, उससे ये सारी इंफॉर्मेशन फेच हो जाएगी। ठीक है, तो ये था यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो मल्टी कंसाइनमेंट और इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, ट्रांजिट ऑफ गुड्स इन अ सेम स्टेट थ्रू अनदर स्टेट, ईडब्ल्यूबी इज रिक्वायर्ड, ईडब्ल्यूबी इज रिक्वायर्ड। एक क्लैरिफिकेशन था, और क्लैरिफिकेशन ये था कि मेरा सप्लाई सेम स्टेट में हो रहा है पर मूवमेंट अदर स्टेट से। जैसे मैं महाराष्ट्र में सप्लाई कर रहा हूं पर गोवा बॉर्डर यूज कर रहा हूं, कर्नाटक बॉर्डर यूज कर रहा हूं, गुजरात बॉर्डर यूज कर रहा हूं। ओके, तो गुड्स की मूवमेंट दूसरे स्टेट के बॉर्डर से है पर सेम स्टेट में सप्लाई है, तभी मुझे ईवे बिल बनाना पड़ेगा अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, क्योंकि मूवमेंट इन इंटरस्टेट हो गई, दैट्स ऑल, ईवे बिल बनाना पड़ेगा। दूसरा, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम डीटीए टू एसईजेड। ओके, अगर मैं डोमेस्टिक सप्लाई एसईजेड को कर रहा हूँ, समझ लो मैं पुणे से मुंबई एसईजेड में सप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या ईवे बिल बनाना पड़ेगा? तो वो केस में ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। इवन दो इंटरस्टेट सप्लाई है, इवन दो इंटरस्टेट सप्लाई है, पर ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सेंट्रल में बनाने की जरूरत नहीं है। स्टेट लॉ उससे रिलेटेड क्या कहते हैं, वो इंट्रास्टेट के केस में क्या कहते हैं वो बात अलग। लेकिन जहां तक इंटरस्टेट की बात है, और अगर आप सेम स्टेट में एसईजेड को सप्लाई कर रहे हो तो वो केस में ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हमने हमारा चार्ट जो है, सभी पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं। इस चार्ट में सभी पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए, इनफ है। इसके बाद बस आप क्वेश्चनर पढ़ो। ओके, तो ये माइंड मैपिंग हो गई, क्वेश्चनर से कैसे लिखना वो हो गया, दैट्स ऑल। आपको पूरे मार्क्स इसमें आ जाएंगे कोई भी सवाल अगर पूछा गया हो। चलो डन। चलो, तो यहाँ ईवे बिल हमारा ये डिस्कशन कंप्लीट होता है, यहाँ अब हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है।